हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त एंड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तक 3 लेक्चर हो गया है हमारा। डिस्कवरी एंड रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यहां तक हमने कर लिया। अब उसके आगे क्या? तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल में काफी चीजें इन्वॉल्व है, तो इसलिए पहले हमें थोड़ा सा एक बेसिक बातें करनी होगी, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ जिसके बेसिस पे बोर्स ने एक न्यू एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिसे कहते हैं, ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है। और आज हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या डेवलपमेंट हुआ जिसके बेसिस पे बोर्स ने एक न्यू मॉडल प्रपोज किया? 2 मेजर डेवलपमेंट हुआ जिसके बेसिस पे ये न्यू थ्योरी डेवलप हुआ। एक कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल बिहेवियर शो करता है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स बोथ एज मैटर एंड वेव। तो क्या क्या हुआ जिसके बेसिस पे बोर्स एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ? तो सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, that is electromagnetic radiation behaves like both matter and wave। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास मैटर की भी प्रॉपर्टी होती है और वेव की भी प्रॉपर्टी होती है। उसके पास डुअल प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा था एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक लाइन स्पेक्ट्रम था, जिसने कह सकते हैं जन्म दिया क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। और इन्हीं दोनों के बेसिस पे आगे बोर्स ने न्यू एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। दूसरा था डेवलपमेंट एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। Emission spectrum of hydrogen atom, it is a line spectrum. Line spectrum which
resulted Planck's क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दिया जिसका बेसिस था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये दो चीजों को के वजह से बोर अपना मॉडल प्रेजेंट कर पाए जिसको कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। हालांकि उसके भी लिमिटेशन हुए और बाद में फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया जो कि श्रोडिंगर ने दिया। तो इन सब को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। वेव नेचर ऑफ electromagnetic radiation, wave nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे क्योंकि उसे हम फ्रीक्वेंटली अब आगे पूरे बोर्स एटॉमिक मॉडल में यूज करेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल पे 5 सेशन होगा, 5 लेक्चर होंगे, इतना बड़ा है वो, और उसमें हम इन सब इंफॉर्मेशन को यूज करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक कंपोनेंट, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि अलोंग द वाई एक्सिस अगर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक इसका मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा। मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा जो कि along z एक्सिस होगा, ये along z एक्सिस है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो ये मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ वेव है। इसके किसी एक कंपोनेंट को जरा हम बाहर निकालते हैं, और अगर हम इसके किसी एक कंपोनेंट को से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को हम बाहर निकाल लें तो उसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखो, इसमें कुछ टर्म्स को हमें डिफाइन करने हैं। यहां से वेव सपोज करो स्टार्ट होता है तो यहां पे आके उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहां से लेके यहां तक 1 कंप्लीट साइकिल है। तो 1 कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल होता है, जो डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल होता है, इसे वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ, लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये डिस्टेंस भी हो सकता है वेवलेंथ, ये डिस्टेंस भी वही है, यानी कि वेव में जो ये टॉप होता है इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसको? क्रेस्ट। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसको कहते हैं ट्रफ।
तो वेवलेंथ is the distance between either two consecutive crest or between two consecutive trough, ये भी वेवलेंथ है। और जहां पे वेव वैनिश होता है इन सबको कहते हैं नोड। ये सब पॉइंट्स को क्या कहते हैं? नोड्स। दे आर कॉल्ड node. So wavelength is the distance between two consecutive crests or between two consecutive trough or between alternate nodes. Alternate nodes, एक को छोड़ के, that is called wavelength. इसके बाद एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि इस तरह से डिनोट करते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है न्यू। प्रोनाउंसिएशन है न्यू, मतलब नया नहीं, इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यू। व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी? ये एक मूविंग वेव है, ये एक मूविंग वेव है। तो वेव के टर्म में फ्रीक्वेंसी डिफाइन होता है कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव पास किया, कंप्लीट वेव पास किया। ये वेव ट्रेवल कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक हो गया वन कंप्लीट वेव। ये अगर शिफ्ट हो जाए तो यहां आ जाएगा इस तरह से, और इस तरह से ये वेव ट्रेवल करता है। तो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव क्रॉस किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इट इज number of complete waves passing from a point in 1 second. सपोज करो 100 वेव पास कर गया, तो कहेंगे फ्रीक्वेंसी 100 पर सेकेंड है। 100 पर सेकेंड, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा? न्यू का यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, और इसे IUPAC में हर्ज बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं सिंपली HZ से। तो 1 हर्ज इज 1 सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू वेवलेंथ। वेवलेंथ उस वेव के वेवलेंथ से रिलेटेड होता है बाय द रिलेशन न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। ये है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिलेशनशिप, जहां पे C क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ light in vacuum, and it is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. So that is called frequency. एक टर्म वेव नंबर भी डिफाइन होता है, जिसको कि न्यू बार से डिनोट करते हैं। ये कुछ और नहीं 1 अपॉन वेवलेंथ होता है, और इसलिए इसका यूनिट मीटर इनवर्स हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड A, वेरिएशन ऑफ वेव along y axis, that is called amplitude। और ये पीक एंड ट्रफ पे, क्रेस्ट एंड ट्रफ पे मैक्सिमम होगा। तो ये है वेव के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब
हम सबको मालूम है कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का व्हाइट लाइट है, सन से जो लाइट आता है, और हम उसे फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। इसलिए जरा व्हाइट लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ रीजन को हम जानते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहा जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट सनलाइट को कहा जाता है। ये कुछ और नहीं है, जस्ट व्हाइट लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ जोन में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो अगर व्हाइट लाइट के वेवलेंथ को एक स्केल पे दिखाएं और वेवलेंथ नैनोमीटर में हो, वेवलेंथ अगर नैनोमीटर यूनिट में हो, यहां पे लैम्डा एन नैनोमीटर यूनिट हो, और यहां पे अगर एक इलाका को क्लोज करें और इसे थोड़ा जूम कर दें, थोड़ा इस पोर्शन को हाईलाइट करें कुछ इस तरह से, और ये अगर इस साइड 400 नैनोमीटर हो और इस साइड अबाउट 750 नैनोमीटर हो, तो इसके बीच के वेवलेंथ वाले लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और जब हम उसका डिस्पर्सन करते हैं तो हम सबको मालूम है 7 कलर ऑफ रेनबो में वो स्प्लिट होता है, और वो इस तरह से होता है VIBGYOR, यानी कि वायलेट कलर शॉर्टर वेवलेंथ साइड में होता है और रेड कलर लॉन्गर वेवलेंथ साइड में होता है। तो ये हो गया विजिबल रीजन। विजिबल रीजन से शॉर्टर वेवलेंथ, देखो इधर ये 400 है तो इधर जाओगे तो और कम होगा। विजिबल से शॉर्टर वेवलेंथ, इमीडिएट शॉर्टर वेवलेंथ होता है यूवी लाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट का, और विजिबल रीजन के इमीडिएट बाद जो आता है लॉन्गर वेवलेंथ वो होता है IR, इंफ्रारेड। तो आपको तो बस मेनली यही 3 याद रखना है, UV, विजिबल एंड IR। वैसे UV से फर्दर शॉर्टर जो होता वो एक्स रेज होता है, और उससे शॉर्टर गामा रेज। IR से लॉन्गर वेवलेंथ को हम बोलते हैं माइक्रोवेव, वही माइक्रोवेव जो घर में यूज होता है हीटिंग पर्पस के लिए, माइक्रोवेव रीजन। और उससे आगे चले जाओ तो ये रेडियो वेव रीजन हो जाएगा। तो ये है वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिफरेंट रीजन ऑफ व्हाइट लाइट। याद रखना है वैक्यूम में सभी रेडिएशन, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम स्पीड पे ट्रेवल करता है, एंड दैट इज ऑन स्पीड ऑफ लाइट। In vacuum, all electromagnetic radiation travels
at the same speed that is at speed of light, which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. तो हम आगे बोर्स मॉडल में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब का यूज करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा जानना जरूरी था। अब इस पे एक आध कैलकुलेशन करके देख लें तो ये और बेटर हो जाएगा। देखते हैं। Let us try a problem using the frequency wavelength relationship. देखते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेडियो वेव हम सब जानते हैं जिस वेवलेंथ पे हमारे पास रेडियो सिग्नल आता है उसको हम रेडियो वेव कहते हैं। रेडियो वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1.5 किलो हर्ज, 1.5 किलो हर्ज। डिटरमिन वेवलेंथ मालूम करना है, बिल्कुल सिंपल। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या रिलेशन देखा था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में? हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा। मालूम क्या करना है? वेवलेंथ। तो क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। सी इज 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन न्यू 1.5 into 10 का पावर 3 किलो हर्ज। तो ये कितना हो जाएगा? 2 into 10 का पावर 5 मीटर। ये है इस रेडियो वेव की वेवलेंथ। एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है स्ट्रीट लैंप, रोड पे जो लैंप होता है उसकी बात हो रही है। स्ट्रीट लैंप प्रोड्यूसेज light of wavelength 600 nanometer। Determine frequency of लाइट। अब देखो जस्ट उसी का ऑपोजिट है ना। वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और इसके पीछे वाले पार्ट में, इसके प्रीवियस पार्ट में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, वेवलेंथ निकालना था। तो वही सिचुएशन है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। C is what? 3 into 10 raised to power 8 upon lambda.
600 into 10 raised to power minus 9 नैनोमीटर 10 raised to power minus 9 मीटर। -9 में ये 2 जीरो कैंसिल कर दो तो इधर 2 ऐड हो जाएगा, तो -7 ऊपर जाके 15 हो जाएगा। सो 0.5 इंटू 10 raised to power 15, सो ये 5 इंटू 10 raised to power 14 हर्ज हो जाएगा। तो ये है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप। अब इसके बाद ये तो था वेव नेचर ऑफ लाइट। अब इसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देखेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद बोर्स मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखते हैं जरा क्या होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस हम लेंगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है बाय diffraction and interference phenomena given by electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation gives diffraction and interference phenomena जो कि exclusively property of wave है, property of light है, और ये प्रूव करता है कि electromagnetic radiation has wave property। फिर पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव होगा? तो पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से, और वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या क्या है जरा सा वो देखेंगे। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एविडेंस्ड बाय, मैं 4 पॉइंट लिखने जा रहा हूं, आपसे यही पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सा ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को बताता है। तो 4 ऑब्जर्वेशन, 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है पार्टिकल नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो फर्स्ट है उसमें वो है नेचर ऑफ एमिशन। नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं। दूसरा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम
surface when electromagnetic radiation strike, इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे हम एक इंडिपेंडेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जब लाइट डालेंगे तो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें लाइट का जो पार्टिकल है वो एक मैटर के जैसा बिहेव किया होगा, तभी उसने स्ट्राइक करके एक दूसरे पार्टिकल, जो मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, उसको निकाल दिया। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास मैटर प्रॉपर्टी होती है। तीसरा, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ मैटर with temperature। टेम्परेचर के साथ मैटर का हीट कैपेसिटी चेंज होता है, और यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एस्टेब्लिश करता है। लेकिन इसके बारे में अभी हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी जब पढ़ेंगे तब हम वहां पे हीट कैपेसिटी वगैरह की बात करेंगे। और फोर्थ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, जिसमें हाइड्रोजन एटम का खासा रेफरेंस है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इस बात को एस्टेब्लिश करता है, इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स लाइक वेव, एंड दिस 4 ऑब्जर्वेशंस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल, बिहेव्स एज मैटर। अब इसके आगे प्लैंक्स का एक थ्योरी है जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी कहते हैं, थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन and Planck's quantum theory क्या है ये, जरा इसको समझते हैं। जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट प्रोड्यूस होता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझो। जब हम आयरन के रॉड को ग्रेजुअली हीट करते हैं, तो सबसे पहले वो एक डल रेड, थोड़ा सा रेड और येलो के बीच का एमिशन करता है, यानी कि डल रेड कलर का हो जाता है। नॉर्मल आयरन तो ब्लैकिश दिखता है, उसको हीट करो तो पहले वो एक डल रेड हो जाता, और हीट करो तो डार्क रेड हो जाता, और हीट करो तो वाइट हो जाएगा,
और अगर बहुत ज्यादा हीट कर दो तो उससे ब्लू कलर का लाइट निकलने लगता है, यानी कि वो ब्लू कलर का दिख जाता है। ये जो एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है उस सॉलिड से, इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं सबसे पहले। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी मैटर फर्स्ट। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं, एक आइडियल ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो हर तरह का रेडिएशन एमिट करे और हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो जरा सा इस पे लिखते हैं, when a solid is heated, it emits radiation. It emits radiation. एग्जाम्पल लेते हैं, when iron is heated, then आयरन रूम टेम्परेचर पे ये ब्लैक कलर का दिखता है। हीट करो, फर्स्ट ये डल रेड होगा, अभी बताया, और हीट करो रेड हो जाएगा, और हीट करो ये वाइट हो जाएगा, और हीट कर दो तो ये ब्लू हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन एमिट कर रहा है, इसी को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। एन आइडियल ब्लैक बॉडी black body is one which emits and absorb all types of radiation. All types of radiation. अब अगर हम intensity of light produced, intensity of light produced वर्सेस वेवलेंथ का एक प्लॉट अगर ड्रॉ करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो प्लॉट कुछ इस तरह का होता है। से एट टेम्परेचर T1 इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक खास वेवलेंथ का लाइट प्रिडोमिनेंटली प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यही हुआ ना, इस वेवलेंथ का लाइट प्रिडोमिनेंटली प्रोड्यूस होता है, इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वेवलेंथ वाला लाइट सबसे ज्यादा मिल रहा होगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो ये कर्व चेंज हो जाएगा इस तरह से। ये मैक्सिमा इधर होगा, ये मैक्सिमा इधर होगा, और मान लो ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर कुछ T3 है। तो ये टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर में रिलेशन है कि T1 मैक्सिमम है, देन T2, देन T3। और ये आपको दिख रहा है
कि हर टेम्परेचर पे खास वेवलेंथ का मैक्सिमम इंटेंसिटी है। सबसे पहले तो इससे हम ये प्रूव करते हैं कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर the lambda corresponding to maximum intensity decreases. As we increase the temperature, the lambda corresponding to maximum intensity decreases. इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और हायर टेम्परेचर पे शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीजेज, लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी डिक्रीजेज। इससे यह प्रूव हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक खास वेवलेंथ का लाइट मोस्टली प्रोड्यूस होता है, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरे तरह का लाइट प्रोड्यूस होता है और उसके बीच के वेवलेंथ का पॉपुलेशन ना के बराबर होता। इसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के बेसिस पे प्लैंक्स ने यह एस्टेब्लिश किया कि एनर्जी इज एमिटेड इन डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन की एनर्जी डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट होने का मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस, कि एक खास एनर्जी की रेडिएशन निकलेगी। सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया तो यहां पे एक खास एनर्जी की रेडिएशन E1, यहां पे एक खास एनर्जी की रेडिएशन E2, एक खास एनर्जी की रेडिएशन E3, E4 एमिट हो रहा है, तो इसके बीच के एनर्जी वाला रेडिएशन नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस एनर्जी का एमिशन हो रहा है, हर तरह के एनर्जी का रेडिएशन नहीं मिल रहा है। और इसके बेसिस पे प्लैंक्स ने बहुत ही रिवॉल्यूशनरी और एक फेमस थ्योरी दिया जिसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कहता है कि एनर्जी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्रीट, क्वांटाइज्ड, डिसकंटिन्यूअस, सबका एक ही मीनिंग है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। Planck's quantum theory states that, क्या कहता है, energy of atom, molecules are discrete। डिस्क्रीट का ही मतलब होता है क्वांटाइज्ड,
डिसकंटिन्यूअस, जो मर्जी कह लो, डिस्क्रीट, क्वांटाइज, कॉन्टिन्यूअस, रादर कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं उसके एनर्जी क्वांटाइज्ड होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसको प्लैंक्स ने एनर्जी पैकेट कहा, उसको कहा जाता है क्वांटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट of energy of electromagnetic radiation is called quantum। और ये प्रूव किया प्लैंक्स ने कि एनर्जी ऑफ ए क्वांटम is directly proportional to frequency of electromagnetic radiation। क्या प्रूव किया? एनर्जी ऑफ a quantum is directly proportional to फ्रीक्वेंसी। तो ये सब थोड़ा थ्योरी है इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ये सब एनसीईआरटी में है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम देख रहे हैं। हालांकि थोड़ा ये एब्स्ट्रैक्ट, थोड़ा सा मुश्किल थ्योरी है, लेकिन इसके बाद जो आया कहानी वो अब इंटरेस्टिंग है। क्या कहा प्लैंक्स ने कि क्वांटम की एनर्जी, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। दैट इज एनर्जी ऑफ ए क्वांटम E is directly proportional to frequency। तो इसे जब हम इक्वेट करते हैं विथ ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो ये बन जाता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसी को कहते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। और इसमें जो कांस्टेंट है बच्चे H, इसे कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मतलब इसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होता, और इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। कैलकुलेशन के लिए इसको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हम लिया करेंगे। तो यही है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। अब एनर्जी ऑफ क्वांटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को लेके एक आध कैलकुलेशन का स्कोप बनता है, करके देखते हैं। लेट अस ट्राई वन। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। कह रहा है कि a bulb, a light bulb of 60 watt power
produces light of wavelengths 663 nanometer. Determine number of photons produced by bulb in 1 second. क्या क्वेश्चन है? एक लाइट बल्ब है, इससे लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, पावर दिया हुआ है। पावर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। हमसे पूछा गया 1 सेकेंड में कितने फोटोन, तो हम पहले देखेंगे कि 1 सेकेंड में कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो एनर्जी पर सेकेंड इज पावर, सो एनर्जी इन 1 सेकेंड इज व्हाट? 60 जूल। अब हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लेते हैं पहले कि 1 फोटोन का एनर्जी कितना है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विल बी, प्लैंक्स इक्वेशन से hc by lambda, h nu is c by lambda, h is 6.63 into 10 raised to the power minus 34, c is 3 into 10 raised to the power 8 upon 663 nanometer means 10 raised to the power minus 9. अब हम क्या करते हैं, इसको 6.63 करके और यहाँ पे +2 कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 into 10 raised to the power minus 19 जूल। ये आ गया एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। और 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 60। तो हमें मालूम करना है कि 60 जूल कितने फोटोन की एनर्जी है। तो मान लो n फोटोन पर सेकेंड प्रोड्यूस हुआ, तो 1 फोटोन का एनर्जी इतना, तो n फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? 3 into 10 raised to the power minus 19 n, और ये हो जाएगा 60 नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो यहाँ से n आ जाएगा कितना? 20 into 10 raised to the power 19 डिवाइड करेंगे तो ये 2 into 10 का पावर 20 फोटोन्स पर सेकेंड। फोटोन्स वही लाइट पार्टिकल को कहा जा रहा है, लाइट एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, तो 1 लाइट पार्टिकल को 1 फोटोन कहा जा रहा है, जिसका एनर्जी हम 1 क्वांटम कह रहे हैं। समझ गए? तो इस तरह से एनर्जी ऑफ फोटोन को हम रिलेट कर रहे हैं। तो एक और हम देख लेते हैं, एक और प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इसको रिलेट करते हैं। कह रहा है कि सपोज योर आईज, आंख, रिसीव ए सिग्नल ऑफ ब्लू लाइट जिसका वेवलेंथ है 480 नैनोमीटर। हमारा आईज एक ब्लू लाइट का सिग्नल रिसीव कर रहा है जिसका वेवलेंथ है 480 नैनोमीटर। करा द एनर्जी ऑफ सिग्नल इज 2.5 into 10 to the power minus 14 जूल। कितने फोटोन हमारे आंख को पहुंचे ताकि हम सिग्नल रिसीव कर सकें। देखते हैं, जरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कह रहा है योर आईज receives
blue signal of wavelength 480 nanometer if your eyes receives 2.5 into 10 to the power minus 14 joule of energy, how many if your eye receives this much joule of energy to detect the signal, how many photons must reach to your eyes? अगर आपके आंख को सिग्नल रिसीव करना है तो कितने फोटोन पहुंचने चाहिए? How many photons must reach to your eyes? More or less वही क्वेश्चन है. फिर से एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी को उससे डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा. तो देखते हैं जरा. एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फिर से एनर्जी ऑफ फोटोन्स क्या होगा? h न्यू hc by lambda. h is 6.63 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 upon 48, 480 into 10 to the power minus 9 नैनोमीटर. डेसिमल यहां लगा दो तो यहां +2 आ जाएगा, ये यहां से 1.6 हो जाएगा, ये हो गया 7 8 15. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, जरा मैं सॉल्व कर दूं इसे. 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6, ये होगा 4.14. इट्स 4.14 इंटू 10 to the power minus 19. ये 7 ऊपर जाके 15 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो minus 19 जूल. ये तो वन फोटोन की एनर्जी हो गई. तो अगर आइज पे n फोटोन आ रहा है, if n photons must reach to eyes, तो एनर्जी ऑफ n फोटोन्स क्या हो जाएगा? Therefore energy will be equal to 4.14 into 10 to the power minus 19 n. वन फोटोन का एनर्जी तो n फोटोन का एनर्जी इंटू n, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power minus 14 दिया हुआ है यहाँ पे. तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 2.5 अपॉन 4.14 इंटू 10 to the power minus 14, नीचे minus 19, ऊपर जाके 19 minus 14 5 हो जाएगा, 10 का पावर 5. जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2.5 divided by 4.14, it is 0.6.
it is 0.6 into 10⁵ means 60,000 photons, यानी कि 60,000 फोटॉन्स अगर उसके आंख पे पहुंचेगा तब वो उस सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उतने फोटॉन्स मिलके रिक्विजिट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगा। तो ये सब थोड़ा सा अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा और बोर्स मॉडल में जाके वो पीक पे होगा, मैक्सिमम पे होगा, फिर उसके बाद घटना शुरू होगा। आगे डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, ये सब आसान है, और फिर क्वांटम नंबर्स वगैरह तो बहुत ही आसान है। तो यूजुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर को मज़ेदार बनाने के लिए लोग ये सब पढ़ाते ही नहीं हैं। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब करते रहते हैं। लेकिन मैं इसको मज़ेदार नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको यूजफुल बना रहा हूँ आपके लिए, और इसलिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको मैं इसमें करा रहा हूँ। अब आपकी जिम्मेवारी है इसको ठीक से पढ़ना, समझना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अब नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट क्लास से एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल स्टार्ट हो जाएगा। बोर्स मॉडल पे 5 लेक्चर होंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।